विक्रम अपनी माँ के खिलाफ जाकर राधिका से शादी करके आ गया। गृह प्रवेश के वक्त राधिका के सास, ससुर, ननद सब लोग दरवाजे पर ही खड़े थे। आखिर तू अपनी पसंद की लड़की से शादी करके आ ही गया। अरे माँ, राधिका बहुत अच्छी और समझदार है। माँ, इनसे बोलो अपने खेत से करेले लेकर आए। हाँ, ये तूने सही दिमाग लगाया। बहू, वो सामने हमारा करेले का खेत है, जाकर एक अच्छी सी करेले छांट कर ले आ, उसके बाद ही तेरा गृह प्रवेश होगा। ठीक है सासू माँ। वो अकेले ही खेतों की तरफ चली गई। तभी उसके पति विक्रम ने कहा, माँ, मैं समझ गया कि आपने राधिका से करेला लाने को क्यों कहा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि उन खेतों से कोई भी करेला नहीं ला सकता, इसीलिए आपने उसे वहां भेज दिया। चलो पिताजी, अंदर चलते हैं। सही कह रहे हो बेटा। विक्रम अपने पिता के साथ अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ राधिका अकेले ही करेला के खेत में चली गई। खेतों में जाने से पहले ही उसने अपने सैंडल उतार दिए, फिर खेतों को प्रणाम किया। हम सबके लिए अन्न उगाने वाली धरती को मेरा प्रणाम। इतना बोलकर वो खेतों के अंदर आ गई। हर तरफ हरी भरी करेला देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कितना हरा भरा खेत है, गर्मी में भी कितनी ठंडक दे रहा है ये खेत। खैर, मैं पहले एक करेला लेकर जाती हूँ, वरना मेरा गृह प्रवेश नहीं हो पाएगा। राधिका ने करेला तोड़ी और घर के बाहर पहुंच गई, पर वहां पर अब सिर्फ उसकी सास और ननद थे। सासू माँ, विक्रम जी और ससुर जी कहाँ चले गए? उसकी सास और ननद आंखें फाड़ फाड़ कर राधिका को ही देखे जा रही थी। अरे सासू माँ, ननद जी, आप लोग इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्यों देख रही हो? ये लीजिए करेला और मेरा गृह प्रवेश करवाइए। माँ, ये तो करेला लेकर आ गई, अब क्या करें? तू चुप कर बेटी। बहू, हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं और तू इतनी छोटी सी करेले लेकर आई है। जरा इससे बड़ी बड़ी करेले लेकर आ। ठीक है सासू माँ। इतना बोलकर बेचारी राधिका फिर से खेतों की तरफ चली गई। इधर उसकी सास और ननद बहुत हैरान थी। तू उसके सामने ज्यादा कुछ मत बोलना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उन खेतों से कोई भी करेले तोड़कर नहीं ला सकता। लेकिन माँ, आज तक हम अपने खेतों से करेला नहीं ला पाए, तो भाभी कैसे ले आई? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। खैर, एक बार फिर राधिका खेतों में पहुंच गई। फिर से उसने चप्पलें उतारी, अपने माथे से खेतों को चूमा और खेत के अंदर चली गई। इस खेत में तो सारी करेला छोटी छोटी हैं। हे भगवान, एक बड़ी करेला मुझे दे दो ताकि मैं उस घर की बहू बन सकूं। तभी राधिका के पीछे लगी एक करेला का आकार खुद ब खुद बड़ा होने लगा, लेकिन राधिका उधर देख नहीं पा रही थी। देखते ही देखते वो करेला कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। थोड़ी देर में जब राधिका ने पीछे पलटकर देखा तो हैरान हो गई। क्या बात है, इतनी बड़ी करेला! अभी तक तो ये करेला इतनी बड़ी नहीं थी, अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। राधिका ने छोटी वाली करेला वहीं रख दी और बड़ी वाली करेला तोड़कर फिर से अपने ससुराल आ गई। लेकिन इस बार बाहर सब लोग थे। ये क्या हो गया? बहू तो इतनी बड़ी करेला ले आई, अब जल्दी से इसका गृह प्रवेश कराओ। लेकिन पिताजी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि राधिका उस खेत से करेला कैसे ला सकती है। चुप करो तुम लोग। बहू, तुमने इतनी बड़ी करेले का नुकसान कर दिया। अब एक बार फिर से खेतों में जाओ और मीडियम आकार की करेले लेकर आओ। अरे क्यों बहू को बार बार परेशान कर रही हो? ठीक है, तो आप ही गृह प्रवेश करा लो, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, मेरी वजह से आप लोग लड़ो मत। इस बार मैं ऐसी करेला लाऊंगी जो न ज्यादा बड़ी होगी और न ज्यादा छोटी। एक बार फिर से वो खेतों में चली गई। फिर से उसने चप्पलें उतारी, खेतों के पैर छुए और बड़ी सी करेला वहीं पर रख दी। मैं इस खेत से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है बेवजह सब्जियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या कर सकती हूँ। उसने बड़ी करेला वहीं पर रख दी और मीडियम आकार की करेला ढूंढने लगी। एक बार फिर से छोटी वाली करेला थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी और मीडियम आकार में बन गई। राधिका पूरे खेतों में घूमते हुए करेला ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर उस मीडियम करेला पर पड़ गई। ये सब हो क्या रहा है? जब मैं पहली बार इस खेत में आई थी तब इस खेत में सारी करेला छोटी छोटी थी, अब तो हर आकार की मिल जा रही है। खैर, खेतों को धन्यवाद अदा करने के बाद राधिका वो मीडियम आकार की करेला लेकर एक बार फिर से चली आई। इस बार सिर्फ उसकी सास और ननद ही थे। सासू माँ, इस बार मैं बिल्कुल परफेक्ट करेला लेकर आई हूँ, तो मेरा गृह प्रवेश करवाइए। तू करेले तो लेकर चली आई, लेकिन इसके बदले तूने 2 करेले हमारे खेतों की बर्बाद कर दी। अब ये बीज लेकर जा और खेतों में बो जाकर, और तभी वापस आना जब पूरे खेतों में ये बीज बो देना अच्छी तरह से। ठीक है सासू माँ। बीज लेकर राधिका एक बार फिर से खेतों में चली गई। शाम तक उसने बीज बोए। उसके बाद, मैंने बीज बो दिए हैं, फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना।
अब आसमान में बादल घिराए थे। धीरे धीरे बादल काले होने लगे, इसीलिए वो तुरंत एक बार फिर से ससुराल वापस चली गई। इस बार दरवाजे पर कोई नहीं था, इसलिए उसने सबको आवाज दी, सासू माँ, मैंने सारे बीज बो दिए हैं, अब तो मेरा गृह प्रवेश करवाइए। आवाज सुनकर पूरा परिवार बाहर आ गया। इस बार उसका ससुर गुस्सा करने लगा। देखा, तुमने जो परीक्षाएं बहू से ली सब उसमें पास कर ली, अब तो तुम्हें उसका गृह प्रवेश कराना ही पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, बेटी पूजा की थाली लेकर आ, गृह प्रवेश करवा देते हैं क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है। राधिका की ननद पूजा की थाली ले आई, लेकिन जैसे ही उसकी सास आरती उतारने लगी वैसे ही आसमान में अचानक जोरदार बिजली कड़की, तेज तूफान आया और घनघोर बारिश शुरू हो गई। ओले भी पड़ने लगे। आंधी तूफान इतनी तेज आया कि उनका पूरा घर गिरकर तबाह हो गया। पूरे गांव में बाढ़ आ गई। सारे लोग घबरा गए। सब लोग इधर बाहर सड़क पर आ जाओ, वहाँ खतरा हो सकता है। सारे लोग सड़क पर आ गए। उनका पूरा घर टूटकर गिर चुका था और उनकी आंखों के सामने ही बहता जा रहा था। लगता है बहू के नसीब में गृह प्रवेश था ही नहीं। देखिए, आप मुझे ताने मारना बंद कीजिए और ये सोचिए कि अब हम जाएंगे कहाँ। सासू माँ, मेरे ख्याल से हम लोग खेतों में चलते हैं, क्योंकि जब भी मैं उन खेतों में जाती हूँ तो मुझे अजीब सा अपनापन महसूस होता है। उसकी बातें सुनकर सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी विक्रम ने कहा, मुझे लगता है राधिका बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ चारों तरफ बाढ़ आ चुकी है, इसलिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो अपने खेतों में चलते हैं। सारे लोग खेतों में चले गए, लेकिन खेतों में भी पानी भरता जा रहा था। माँ, भैया, हम यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। इतने में जो बड़ी सी करेला राधिका उन खेतों में छोड़कर गई थी, उसका आकार और भी बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वो करेला बरगद के पेड़ जितनी बड़ी हो गई। तभी अचानक वो करेला बोलने लगी, राधिका बहू, मैं तुम्हारी सास की सास हूँ। मेरी मृत्यु के बाद इनमें से कोई भी मेरे खेतों की तरफ झांकता तक नहीं था। मेरी आत्मा यहीं भटक रही थी। मैं अपने परिवार को देखने के लिए तड़प रही थी, पर इन खेतों में कोई नहीं आया। पूरा खेत बंजर हो गया। फिर एक रोज किसी किसान की एक करेले खेत में गिर गई। उसके बाद बारिश हुई। फिर उस करेले के सारे बीज पूरे खेत में फैल गए, जिससे ये पूरा खेत करेले से भर गया। उस दिन के बाद सभी करेले में मेरी आत्मा बसने लगी। उसके बाद क्या हुआ सासू माँ? जब इन लोगों को पता चला कि मेरे खेतों में करेले उगने लगी है, तो ये लोग अपने लालच में सारी करेले लेने आ गए। लेकिन चाहकर भी इस खेत से कोई भी करेले नहीं ले जा सकता था। पर उस दिन जब तुम आई, तब तुमने बहुत ही सम्मान के साथ पहले अपनी चप्पल उतारे, फिर खेतों को प्रणाम किया और फिर बड़े प्यार से करेले मांगते हुए प्रार्थना करने लगी। तुम्हारे अंदर बहुत ही प्रेम, दया और करुणा है, इसलिए मैंने तुम्हें वो करेले दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया। हमें नहीं पता था कि इन खेतों में आपके प्राण बसते हैं। हाँ दादी, हम सबको माफ कर दीजिए और हमारी मदद भी कीजिए। हमारे पापों की सजा हमें मिल चुकी है। हमारा पूरा घर तबाह हो गया। मैं तुम लोगों की मदद ही करने आई हूँ, और वो भी सिर्फ राधिका की वजह से। ये करेले बहुत बड़ी है, इसे अंदर से खोखला करके इसे ही अपना घर बना लो। इसके अंदर बारिश, तूफान, आंधी, गर्मी, सर्दी किसी का भी असर नहीं होगा। तो सब लोगों ने मिलकर उस बड़ी सी करेला को खोखला कर दिया और सारे लोग उसके अंदर ही रहने लगे। अंदर अलग अलग कमरे भी बना लिए उन लोगों ने। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करेला के अंदर मेरा ससुराल होगा। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ भाभी, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपनी दादी की गोद में हूँ। खैर, कुछ दिनों बाद राधिका गर्भवती भी हो गई। जब बारिश बंद हुई तब, बहू, तेरा दिल हम सबसे ज्यादा साफ है। मुझे गर्व है कि विक्रम ने तुझे अपनी पत्नी के रूप में चुना। मैंने वो सारे हथकंडे अपनाए जिससे तू इस घर की बहू ना बन सके, पर मैं हार गई। इसलिए अब मैं तेरा गृह प्रवेश बड़े ही धूमधाम से करूंगी। लेकिन माँ, उससे पहले हमें अपना घर बनवाना पड़ेगा। अब विक्रम और उसके पिता ने मिलकर अपना पुराना घर फिर से बनवाया। फिर सास ने फाइनली राधा और विक्रम का बड़े ही प्यार और धूमधाम से गृह प्रवेश किया। उसके बाद अक्सर वो सब उस खेत में आते थे और अपनी दादी से प्रार्थना किया करते थे। इस तरह अब पूरा परिवार खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगा। सर्द हवा खेतों से होकर गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई शरीर में नुकीला चाकू चुभा रहा हो।
हवा के हर झोंके में एक अजीब सी सिहरन थी जो शरीर के अंदर प्रवेश करके हड्डियों तक को कपा देती। उस कपकपाती ठंड में खेतों के बीच बनी पॉलीथीन और बांस की एक छोटी सी झोपड़ी में राधा, जो 2 महीने पहले दुल्हन बनकर आई थी, चुपचाप बैठी खुद को ठंड से बचाने की नाकाम कोशिश करती रही थी। उसकी आंखें झरझर आंसू बहा रही थी और हर आंसू उसके अंदर उठ रहे दर्द और निराशा की कहानी कह रहा था। उसके पास ही उसकी पालतू बकरी धनिया भी बैठी थी। राधा अपनी बकरी धनिया से बातें करते हुए कहती है, इतनी ज्यादा सर्दी है कि पूरा बदन कांप रहा है। यहाँ इस तरह खेतों के बीच कैसे चलेगी जिंदगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा धनिया। धनिया बेचारी क्या बोलती, बस टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। उसे देखकर राधा अपने आंचल से अपने आंसू पोंछती है, लेकिन आंसू एक बार फिर से बहने लगते हैं। उसे याद आ रहा था जब उसे बैलगाड़ी में बिठाकर विदा किया गया था। हर मोड़ पर वो अपने मायके को पीछे छूटते हुए देख रही थी, लेकिन उसके दिल में नई जिंदगी की उम्मीद भी थी। शायद ससुराल एक अच्छी जगह होगी जहाँ मेरे सपनों को पंख मिलेंगे। राधा ने खुद को दिलासा दिया था। उसे बार बार अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था जब वो उसे विदा कर रहे थे। बिटिया, आज तू अपने घर जा रही है। अपने घर? पिताजी? हाँ बिटिया, शादी के बाद पति का घर ही लड़कियों का अपना घर होता है। अब वही घर तेरा होगा। चाहे सुख हो या दुख, उस घर को संवारना या बिगाड़ना तेरे हाथ में होगा बिटिया। पिता के शब्दों के साथ राधा का चेहरा उदासी और उम्मीद के मिश्रण में डूबा दिखता है। आंखों में आंसू और दिल में बहुत सारे अरमान लिए राधा बैलगाड़ी में सवार होकर अपनी प्यारी बकरी को साथ लिए अपने पति पंकज के घर की ओर चल पड़ी। जब बैलगाड़ी खेतों के बीच से गुजर रही होती है, तब राधा उत्साहित होकर चारों ओर देखती है। हरे भरे खेतों को देखकर उसका दिल खुशियों से भर जाता है। वो धीरे से पंकज के कानों में कहती है, वाह कितना सुंदर लग रहा है ये खेत। जी कर रहा है बैलगाड़ी से उतरकर फसल तोड़ लूं। पंकज हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। राधा ने सोचा कि यही तो उस सुखद जिंदगी का रास्ता है जिसके वो सपने देखा करती थी, लेकिन उसकी उम्मीद तब चकनाचूर हो गई जब बैलगाड़ी झोपड़ी के सामने सास जमुना और ननद विमला खड़ी हैं। राधा बैलगाड़ी से उतरती है और उसके साथ ही उसकी बकरी भी उतरती है। यही हमारा घर है? हाँ, क्यों? महल की उम्मीद लेकर आई थी क्या? राधा सहमी हुई अपनी सास के पांव छूती है। क्या भिखारी लोगों की लड़की हम घर ले आए हैं? इसके बाप ने कहा था कि चारपाई और साइकिल देगा दहेज में, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। अम्मा जो नहीं दिया वो हम इससे वसूल लेंगे, तुम काहे चिंता करती हो? अरे क्या वसूलेगी इससे? ये तो और खर्चे का घर। ये बकरी लेकर आ गई है, ये तो मुफ्त का अनाज ठूसेगी यहाँ। राधा इन बातों को सुनकर अंदर से टूट जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। राधा का सपना बिखर चुका था। जो घर उसने अपने सपनों में सोचा था वो इस छोटी सी झोपड़ी से बिल्कुल उलट था। उसके दिन इसी उम्मीद में गुजरते कि शायद चीजें बदलेंगी, लेकिन हर दिन सास और ननद के ताने उसकी आत्मा पर गहरे घाव छोड़ रहे थे। माँ जरा इधर आना, देख तो इस महारानी को, कैरियर ठंड लग रही है, तबीयत ठीक नहीं, आज पानी भरने नहीं जा पाएगी। विमला की बात को सुनकर राधा की सास गुस्से में तमतमाती हुई वहां आई और राधा को एक चाटा खींचकर मारा और कहा कि देखो, ये सब नाटक अपने बाप के घर में करती होगी, वहाँ चल जाता होगा। यहाँ पर नाटक करने की अगर कोशिश की तो इस ठंडी में बिना कपड़ों के बाहर बिठा दूंगी, सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। चल जल्दी से उठ, पानी भर और खेत में काम करने जा। बुखार में तपती राधा उस कड़कड़ाती ठंड में पहले पानी भरती है, फिर हाथों में हंसिया लिए काम पर निकल जाती है और काम करते हुए एक ही बात सोचती है, पिताजी ने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी संवार सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो हर पल ऐसा लगता है कि मैं सांस भी उनके कहे बिना नहीं ले सकती। सूरज के उगने के पहले काम शुरू होता है और ये कभी खत्म ही नहीं होता। दिन बीतते गए, लेकिन राधा के लिए हालात और मुश्किल होते गए। पति पंकज भी माँ और बहन की बातों के आगे खामोश रहता। एक बार की बात है, रात का समय था। राधा पंकज से बात करके अपना दुख उसे बताने की कोशिश करती है। सुनते हैं जी, क्या ये जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? इसी तरह मक्के के खेत में जीवन बीतेगा? और कैसी जिंदगी चाहिए थी तुझे? हमारे पास जो है उसी में गुजारा करना होगा। पर देख, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। जो माँ और बहन कहती है वो कर, और हाँ, सपने देखना बंद कर, नहीं तो बहुत कुछ बंद हो जाएगा। ये कहकर पंकज दूसरी ओर मुंह करके सो जाता है। राधा के आंसू चुपचाप बहते रहते हैं। कुछ दिन राधा ने और सहा, लेकिन एक दिन तब हद हो गई जब राधा की सास उसे कड़कड़ाती ठंड में उसे मारते हुए बाहर निकालने लगी। राधा की बकरी उस समय वही थी। उसने जब ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने उसकी सास को जोर का धक्का मारा। वो चीखते हुए नीचे गिर पड़ी।
अरे मार दिया रे। इसकी बकरी तो बहुत ही खतरनाक है, मार दिया रे। हाय रे, मेरी कमर तोड़ दी इसने। अरे बिमला बचा रे। अपनी माँ की आवाज सुनकर बिमला हाथ में डंडा लिए हुए भागती हुई आई। उसने बिमला की बकरी को डंडे से मारने की कोशिश की तो उसकी बकरी ने उसे भी उठाकर पटक दिया। अरे हाय रे हाय, ये बकरी है कि क्या है? बाप रे, जान ले लेगी ये तो। बिमला ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से भागने लगी। माँ मैं भाग रही हूँ, तू भी भाग। इस बकरी पर तो कोई भूत सवार हो गया है, ये हमें मौत के घाट उतार कर ही दम लेगी। उस दिन के बाद जब भी विमला और जमुना राधा को परेशान करती, उसकी बकरी उन दोनों को सबक सिखा देती। एक रात की बात है, विमला और जमुना ने अपने बेटे से राधा की खूब शिकायत की और उसे भड़काया। गुस्से में आकर जब पंकज ने राधा पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसकी बकरी एक बार फिर से वहां आ गई, लेकिन पंकज ने उसकी बकरी को डंडे से मारना शुरू कर दिया, जिसे देख कमजोर राधा के अंदर भी शक्ति आ गई और उसने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड़ते हुए कहा, बस अब बस, बहुत हो गया सम्मान। अगर आज के बाद मुझ पर या मेरी बकरी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो आप लोगों का हाथ तोड़ दूंगी। आप लोग क्या समझते हैं लड़की को? हाँ, क्या समझते हैं? हम भी इंसान ही होते हैं, हमें भी ठंड लगती है, हमें भी दर्द होता है। मैं बहुत सपनों के साथ यहाँ आई थी, मैं हर चीज में खुश रहती अगर आप लोगों का साथ होता, लेकिन आप लोग तो ना जाने किस मिट्टी के बने हुए। राधा ने धीरे धीरे गांव की औरतों को इकट्ठा करना शुरू किया और अपनी कहानी सुनाकर उन्हें प्रेरित किया। वो चाहती थी कि कोई और लड़की उसके जैसे सपनों के चकनाचूर होने का दर्द न सहे। जब तक हम खुद अपने हालात नहीं बदलेंगे, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हमें अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। राधा की बातों को सुनकर महिलाएं तालियां बजाती हैं। राधा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। राधा ने एक नई राह पकड़ी। उसने ठान लिया कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। उसके हिम्मत भरे कदमों ने उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की औरतों के लिए मिसाल बना दिया। राधा, तुमने हमें रास्ता दिखाया, अब हमें कोई नहीं दबा सकता। जब तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हमारी आवाज हमेशा सुनी जाएगी। राधा की कहानी हर उस लड़की के लिए एक प्रेरणा है जिसने कभी सपने देखे। उसने साबित कर दिया कि ठोकरें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जिंदगी जीने का रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। राधा आज उसी खेत में रहती है, लेकिन अपनी मर्जी से वो काम करती है। उसकी सास, ननद और पति अब सुधर गए हैं। वे सभी मिलकर अब राधा की मदद करते हैं और उसकी बकरी तो हमेशा ऐसे ही उसके साथ है। सनम खातून, नित्या, माधुरी, गीता, हीरा, चांदी, जूही कुमारी, रूमी, पवन, सोनम, ऑफिशियल सोनम। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अपना नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हैं और कमेंट में अपने नाम लिखे हैं, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखिए।